हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं मैड्रिड की सीज़न समरी। 2024-25 का सीज़न अभी तक कैसा गया है उस बारे में हम जानेंगे। 24-25 का सीज़न वैसा ही है जैसा कि पिछले 2 साल गए हैं कार्लो एंcelotti के अंदर। स्टार्टिंग का फर्स्ट हम एकदम ख़राब खेल रहे हैं और सेकंड हाफ जब बिजनेस एंड आता है तब हम रियली में खेलना स्टार्ट करते हैं। बेंजीमा, विनीशियस, जो इनके परफॉर्मेंस आए थे, बेंजीमा की बैलन डी'ओर वाली परफॉर्मेंस और विनीशियस की बैलन डी'ओर नॉमिनी वाली परफॉर्मेंस, वो दोनों सेकंड हाफ की ही थी। मेजर जो कंट्रीब्यूशन था वो सेकंड हाफ का ही था। और देख सकते हैं, हमें लग रहा है कि मैड्रिड अपने फॉर्म में वापस आ रही है। और जब हम फॉर्म से बात करते हैं तब मैड्रिड का हम स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कभी मैड्रिड करती ही नहीं है। और उस हिसाब से हम देखते हैं तो ला लीगा टेबल में मैड्रिड अभी फर्स्ट पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। कहाँ है भाई बार्सिलोना, जो अभी थर्ड पे बैठे। हम 7 पॉइंट्स आगे हैं, भले ही हम दोनों या 3 एल क्लासिको हैं, दोनों हार चुके हैं। अभी हमारा पॉइंट टेबल ला लीगा पे कुछ ऐसा है कि हम 20 मैच खेले हैं, 14 जीते हैं, 4 ड्रॉ है और 2 लॉस है। 46 पॉइंट्स के साथ हम नंबर 1 थे। पर वहीं चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे हम हमारी कहते हैं चैंपियंस लीग, हम चैंपियंस ट्रॉफी में 22वें पोजीशन पे और अगला मैच हमारा उन्हीं के साथ है। बाकी अगर हम अभी तक के मैड्रिड के उसको देखें तो हम वापस एक गैलेक्टिको 3.0 बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। पहली गैलेक्टिको जो राउल और वाली जैसे मूव ऑन करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली गैलेक्टिको जो हमने देखा, बेल, बेंजीमा और हमारे क्रिस्टियानो को। और ये वाली गैलेक्टिको कंप्लीट होती हमारी क्रूस के डिपार्चर के साथ और एम्बाप्पे के अराइवल के साथ। और जिस तरीके से सबने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जो कंट्रोल क्रूज के जाने के बाद से कि हम स्ट्रगल करेंगे और हम स्ट्रगल करें। अगर हम देखें अभी तक, मतलब हमारे गोल पर गेम 2.34 स्कोर है, हमारा XG 2.35 हम स्कोर कर रहे हैं पर गेम में। पर हम 1 गोल कंसीड भी कर ले रहे हैं और जो हम गोल्स कंसीड कर रहे हैं वो इतना कॉमन हो गया है। अर्ली हम गोल कंसीड कर लेते हैं और हर मैच हमारा एक रेमोंटाडा वाला हो जाता है कि हम कम बैक कर रहे हैं। पर जब तक क्रूज था तब तक के हम स्मूथ सेलिंग पे थे। तो ऑब्वियसली क्रूज की कमी तो अब हमें समझ आ रही है कि क्रूज क्या भाई, बंदा 94% पास एक्यूरेसी के साथ रिटायर हुआ अपने हाई पे। तो भाई क्रूज की तो हमें कमी खली। पर फिर एम्बाप्पे जो आया, काफ़ी न्यूज़ में स्पेकुलेशंस थी और किस तरीके से एम्बाप्पे का वो होगा, हमने इतना बड़ा उसका जो सेरेमनी थी एम्बाप्पे की वो कराई, मैच करी क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसकी सेरेमनी। और फिर परफॉर्मेंस जो नहीं आए स्टार्टिंग के, हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में कि फर्स्ट लाइनअप देख ले, जब हम एम्बाप्पे को खिलाए थे, हम 4-3-3 में खेले थे, तब हमारे पास कारवाल अवेलेबल थे, मिलिटाओ अवेलेबल थे और मतलब तब हमारी लाइनअप स्टेबल दिख रही थी। सुपर कप, चैंपियंस लीग सुपर कप वाली, यूएफए सुपर कप वाली लाइनअप, तो उसमें एम्बाप्पे और ये सब सही से खेले थे। पर फिर इंजरी होती है कारवाल को, इधर मिलिटाओ को, और फिर उसके बाद हमारे स्ट्रगल चालू होते हैं क्योंकि एलेबा ऑलरेडी इंजर्ड है, हमारे पास कोई दूसरा सेंटर बैक नहीं है। चुमैनी को मेक्सिप्ट सेंटर बैक बनाया जाता है। लुकास वास्केस जो कारवाल की जगह कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, वो वहाँ पर खेलते हैं। और हमें दिखता है कि हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है अभी तक। कार्लो एंcelotti ने वापस 4-4-2 में शिफ्ट करने की सोची है, बट मुझे अभी भी नहीं लगता, क्योंकि एक प्रॉपर राइट बैक की कमी लुकास वास्केस तो पूरी नहीं कर सकता। पर उसी कारण हमें राउल एसेंसियो का राइज देखने को मिला है। मैंने मैड्रिड को देखना स्टार्ट किया था 2 डिफेंडर्स के कारण, पेपे और रामोस। मैं छोटा था जब पहली बार मैंने रियल एक लाइव मैच देखा था, और जस्ट उसमें मतलब उतना ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि मैचेस इंडिया में अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो जब पहली बार मैंने देखा था तो मैं गेम देख पाया था पेपे और रामोस को। और जो अग्रेशन था वो लेटली रामोस के जाने के बाद मुझे कोई मैड्रिड के डिफेंडर से वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो राउल एसेंसियो वापस देखने को मिलता है। तो राउल एसेंसियो ह्यूज पॉजिटिव फॉर अस। अब पता नहीं पेरेज और एंcelotti पे वो आगे रखेंगे कि नहीं, क्योंकि एकेडमी का है और एकेडमी पे अभी एलिगेशन चल रहे हैं, तो उसको कभी बाद में कवर करेंगे क्या हुआ था सीन। उसके बाद आती है बात एम्बाप्पे। तो एम्बाप्पे नेचुरली अभी तक के लेफ्ट विंग पे खेला है और उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो ज़्यादा सूट करती है स्ट्राइकर को। और पर क्योंकि वो अभी तक लेफ्ट विंग पे खेला है तो सेटअप करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी अगर
हम भी जब स्कूल में खेलने जाते थे कोई दूसरे ग्राउंड पे, सिर्फ दूसरे ग्राउंड पे जाने से बहुत अंतर आ जाता, तो मैड्रिड एम्बाप्पे तो पूरा एक क्लब चेंज करके आया, तो ऑब्वियसली उसका एक एक्लामेंटेशन पीरियड चला अभी तक के, जहाँ वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर के लिए मतलब ट्रेन कर रहा था, और अब लास्टली 2-3 मैचेस से उसके वो नंबर 9 वाले रन्स और प्ले मेकिंग फ्रंट लाइन पे हमें देखना स्टार्ट हुई है। तो और एम्बाप्पे का अभी तक को देख ले तो वो 14 गोल मार चुका है और अराउंड 18 का जीए है, जो एक फर्स्ट सीजन में बहुत काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। बट क्योंकि हम एम्बाप्पे को कंपेयर करते हैं क्रिस्टियानो से, एम्बाप्पे से एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई थी और एम्बाप्पे की खुद की, बट अनफॉर्चुनेटली हर बार हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, टाइम लगता है चीज़ों को, और वो अब पॉजिटिव साइड में टर्न होती हुई दिख रही है। अब फिर जो दूसरी हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो मिडफील्ड की थी। मिडफील्ड में हमने ट्राई किया बेलिंगम, चुमैनी और वेल्वर्दे को, जो फर्स्ट सुपर कप की लाइनअप बता दे, बट उससे भी हम कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल हो नहीं पाए, क्योंकि टोनी क्रूस पीछे बैकलाइन से ही अपना पूरा गेम चला देते थे, और किसी के ये तीनों के पास वाली एबिलिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं तीनों, बट ये एक डिफरेंट एबिलिटी आती है। तो हम सोच रहे थे हम जुबिमेंडी पे जाएं, एक ट्रांसफ़र लेकर गए, बट जुबिमेंडी या रॉड्रिगो के लिए हम वेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली रॉड्री सिटी है, उसकी भी न्यूज़ आ रही थी कि रॉड्री हमें ज्वाइन कर लेंगे, बट अभी तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। बट हमारी ही टीम में हमने मतलब बहुत बाद में जाकर के सेबलॉस को उठाया, हम मॉड्रिच को ट्राई करा, हमने चुमैनी को ट्राई करा, हमने कामाविंगा को ट्राई करा। ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट नहीं ला पाए, क्योंकि मॉड्रिच ऑब्वियसली 39 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और वो आकर के भी परफॉर्मेंस देते हैं, पर कंटिन्यूसली बड़े गेम्स में खेलना और बहुत ज़्यादा टाइम तक के खेलना ऑब्वियसली मॉड्रिच अब वो नहीं कर सकते। बट डेनी सेबालोस जब खेलता है तब भाई मुझे लगता है कि मतलब अकेला वो बंदा है जो थोड़ा थोड़ा दोनों की क्वालिटीज़ रखता है। मॉड्रिच की तरह प्रेस रेजिस्टेंस है, उस पर प्रेस डालते हैं तो वो बंदों से निकल जाता है, और क्रूज की तरह थ्रू पास डाल सकता है। ऑब्वियसली वो उनके जितना ग्रेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि सेबालोस अभी खेला ही कितना है, बट आई थिंक वी नीड सेबालोस इन दैट मिडफील्ड। और सेबालोस हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी नहीं कह सकते, पर मेजॉरिटी ऑफ द मिडफील्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन है। और बैकलाइन में ऑब्वियसली हम एक दूसरा राइट बैक देखना चाहेंगे, और ट्रेंड के रूमर्स तो चल ही रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के कारण ट्रेंड अभी आ पाएगा, और हमें लुकास वास्केस के साथ ही जाना होगा। बाकी जो अगला मैच आने वाला है आरबी लाइप्ज़िग के साथ, उसमें क्योंकि लुकास वास्केस अपसेंट है, तो उसकी जगह राइट बैक कौन खेलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी दूसरे प्लेयर्स ने भी काफ़ी स्टेप अप किया। बेलिंगम को हमने स्टार्टिंग में पहले उसकी नेचुरल जो लेफ्ट मिडफील्डर्स जो उठा करके राइट मिडफील्ड में लाने की कोशिश करी थी, जब क्या हम कारवाहल और मतलब उनका कंपेंसेशन करना चाह रहे थे लुकास वास्केस की डिफेंसिव जो कमी है उसका। बट बेलिंगम ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही बेटर है, तो जहाँ पर वो अटैकिंग आउटपुट उसके आते रहते हैं। बाकी विनीशियस की परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया है, कह सकते हैं कि बहुत सारी वजह है, विनीशियस उनमें से खुद एक बहुत बड़ी है, पर देखते हैं विनीशियस अब क्या करता है, क्योंकि विनीशियस सेकंड हाफ में ऑब्वियसली पिछले साल भी इंजरी होने के बाद सेकंड हाफ में वापस आया था, और वो जो परफॉर्मेंस विनीशियस ने दी थी, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद हम बेलिंगम की बात कर रहे थे। अब बेलिंगम वापस जब राइट मिडफील्ड पे आ रहा है, तो फिर वो अपने वो कैम वाले रोल में वापस आता हुआ दिख रहा है, और उसके गोल्स वापस आना चालू हो गए। और हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एम्बाप्पे ऑब्वियसली 14 गोल्स, विनीशियस 13 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशन, बेलिंगम 9 और रॉड्रिगो 6 गोल्स के साथ जा रहा है। तो हमारी ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूट कर रही है, तो देखते हैं अब सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में क्या होता है।